राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में। सखी सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं दीपा माहेश्वरी। आप सभी को हमारा नमस्कार। कैसी हो दीपा? बिल्कुल अच्छे हैं। और आप तो जहाँ जहाँ जाएंगी हम बस पीछे पीछे चलते चले आएंगे। अरे वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि भाई क्या है ये कि जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चली आती हूँ। देखो तुम यहाँ पर भी आ गई हो। अभी देखो ना, दोस्ती का प्यार है, आपका अपनापन है और सखी सहेली का कुछ जादू ही ऐसा है ना। जिस दिन आते हैं उस दिन बस अपनी जिस सखी के साथ हम अपने बाकी सभी सखियों से मिलने वाले हैं उनका पीछा करते रहते हैं। अरे तो ऐसा पीछा तो अच्छा भी लगता है। खैर हाँ, जहाँ दोस्ती हो, प्यार हो, सम्मान हो, स्नेह हो, वहाँ अगर हम एक दूसरे का पीछा करते हैं तो वो एक अलग ही अद्भुत एहसास होता है। जी बिल्कुल। तो और कभी कभी आप भी तो आती हैं हमारे पीछे पीछे। हाँ, हम तो रोज ही आते हैं आपके पीछे ख्यालों में। आपने देखा नहीं है? हाँ। तो आज हमें भी ख्यालों में कुछ इस तरह से जाना पड़ेगा, मतलब गहराइयों में। हाँ, वहाँ मैं मिलूंगी आपको उस मोड़ पर खड़ी हुई। बिल्कुल। और हमारे सारी सखियाँ, हमारे सारे श्रोता भाई सभी से मुलाकात होगी। बिल्कुल होगी। और आज के विषय क्या है ये तो बता दें हम। बिल्कुल। चलिए तो फिर ये जो दुनिया है हमारे ख्यालों की, वहाँ से हम चल के निकलेंगे दिल की दुनिया में। ठीक है। दिल की माने या दुनिया की, ये बड़ी बात हमेशा कई बार कई स्थितियों में हमारे सामने आ जाती है। दिल कुछ और कहता है और दुनिया कुछ और कहती है। उनके रिवाज कुछ और होते हैं। तो बहुत सारे संदेश आए हैं, लेकिन और हम जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा वाकया भी बताइएगा कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपने दुनिया की मानी, या कहीं ऐसा कि आपने दुनिया से हट के अपने दिल की मानी। बिल्कुल। और यहाँ से इस गहराई से निकल के हम एक और गहराई में जाएंगे, वो है कोयले की दुनिया में। कोयला खनिक दिवस है आज। तो क्या जिम्मेदारियां उनकी होती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण और साथ में एक खतरा हुआ लिए हुए ये वाला जो बहुत खतरनाक काम है ना, जिसे करना अंजाम देना बहुत मुश्किल है। जी। कथा सुधा में भी हम कथा सुनेंगे, एक्ट्रेस का भाग 3 सुनेंगे। अच्छा। तो कहानी में आगे क्या होता है ये जानेंगे और बहुत सारे हमारे श्रोता इसका इंतजार भी कर रहे हैं। फिर वहां से चलेंगे बिहार। अरे क्यों? आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगेगा। लिट्टी चोखा मैंने बहुत समय से खाया भी नहीं है।
तो चलो अच्छा है तुमने लिट्टी चोखा वहां जाएंगे तो आपके पीछे पीछे वहां भी हम हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी कि वहां पर मैं आपके पीछे आने वाली हूँ। ऐसा है? हाँ, तो देखते हैं कौन किसके पीछे आएगा। और इस गीत को भी सुन लेते हैं। चलिए, यहाँ कौन किसकी, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, तो तुम क्या कहोगी? आप हमारी सखी हो, आप हमारी प्रिय हो। जैसे हमारी सारी सखियां हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हम प्यारे एक रिश्तों में गुथे हुए है ना। बिल्कुल। और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बहुत ही मेहनत कश तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उनसे भी हमारा रिश्ता उतना ही गंभीर है, क्योंकि हम उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं। और तभी तो आज हम कोयला खनिक दिवस पर बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये दिन है एक खास आज का, जो उनको सम्मान करने का दिन है। हम कोयला निकालने में उनके कठिन परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो खनन में काम करते हैं, जो हमारे देश के विकास और समृद्धि में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बिल्कुल दीपा, कोयला खनन कोई आसान काम नहीं है और खनिक अपना पूरा दिन खदानों से कोयला खोदने और निकालने में बिता देते हैं। बिल्कुल। और 4 मई जो कि आज का दिन है, ये मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस के रूप में। सिर्फ उत्सव ही नहीं है, मतलब एक कोई दिन रखने ही दिया है, बल्कि औद्योगिक क्रांति से चले आ रहे कोयला खनन के इतिहास को भी याद करने का दिन है। ये इस जो कठिन जो पेशा है, इसमें योगदान देने वाले लोगों की मेहनत और उनके बलिदान को सम्मान देने का भी दिन है। बिल्कुल। और ये विशेष अवसर पर मेहनती श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित दिन है, जो कोयला निकालने के लिए धरती की गहराई में उतरते हैं। और ये कोयला हमारे देश को ऊर्जा प्रदान करने, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण के लिए एक अमूल्य संसाधन भी है। बिल्कुल। और ये दिन उन समर्पित कोयला खनिकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है, जो हमारे उद्योग और दैनिक जीवन में आराम करने के लिए इनके खनन कर इसका जो कोयले का इसका खनन करते हैं। हाँ। और कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कोयला खनन के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही कहा आपने मंदाकिनी जी। और कोयला एक जीवाश्म ईंधनों में से एक है, जो कि बहुत जरूरी है, जिसमें इसमें ना बहुत सारा कार्बन होता है, कार्बन निकलता है। तो कोयले और प्रदूषित सांस लेने की वजह से खनिकों को कभी कभी फेफड़ों की बीमारी भी हो जाती है, और कभी कभी उन्हें सांस से संबंधित बहुत सारी समस्या भी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये दिन उनके जीवन में सुधार हो, उसके प्रति प्रोत्साहन को भी बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, क्योंकि कोयला खनिक दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम रुककर कोयला खनिकों के प्रयासों से संभव हुई अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की सराहना कर सकते हैं। जी। और इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा खदान है जहाँ पे कि इस तरह से कोयला या किसी और धातु का खनन होता हो, तो वहां आप अपने बच्चों को ले जाइए, खुद भी जाइए, देखिए सामने से कि किस तरह से और कितनी मुश्किल हालात में वो काम करते हैं। या फिर खनिकों की कड़ी मेहनत को समझना और उन्हें दिल से तो हम धन्यवाद कम से कम दे ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हालांकि ठीक है, जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं लोग, जी, है ना। तो ये पता भी तो चले उन्हें कि इस तरह का भी काम होती पा। बहुत ही सुंदर गीत था ये, और काला पत्थर फिल्म का गीत था ये, और ये फिल्म इन्हीं कोयला खदानों के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, है ना। और कितने अच्छे से हमें देखने को मिलता है उसमें कि कितनी दिक्कतों में, कितनी मुश्किलों में हमारे जो खनिक हैं वो काम करते हैं। और यही बात एक संदेश कहता है कि आज के दिन समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ में एक और संदेश कहता है कि जो खदानों में अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि ये उन मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है जो कोयले की खदान में खतरनाक काम करते हैं। कोयले की खदान में काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और ये दिन उन मजदूरों की मेहनत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को याद करने का दिन है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कोयला खनिक दिवस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक है, और उनके आपूर्ति हेतु प्राकृतिक रूप से खदानें पाई जाती हैं, और उनके खोदने हेतु श्रमिक से लेकर कोयला
कोयला मंत्रालय तक की समुचित व्यवस्था है और इस खनिज के उत्पादन में लगे श्रमिकों के हित का ये दिवस है। इस दृष्टिकोण से तो इस दिवस का महत्व है, लेकिन अब देखना यह है कि खनिज या फिर खनिक शब्दों में से कौन सा शब्द है, क्योंकि शब्द के अनुसार ही भावार्थ हुआ करते हैं। तो आज है खनिक दिवस। हाँ। कोल माइनस डे इसको अंग्रेजी में कहते हैं और कोयला खनिक दिवस इसको हिंदी में कहते हैं। तो भाई देखिए ना, खनन की गहराइयों में से अब हम निकल करके चलते हैं दिल की दुनिया में। और देखिए ना, हाँ, बात एक कई बार आ जाती है ना दिल की माने या दुनिया की। और एक और बड़ा प्रसिद्ध सा जुमला है, लोग क्या कहेंगे। हर जगह है ये जुमला, है ना, हर परिस्थिति में। अरे भाई लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जो है अपनी जिंदगी कई बार खराब भी कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया के डर से। हाँ, वही जब आप ये कह रही थी तो मुझे ये विचार आ रहा था कि कितने सारे सपने टूटते हैं। हाँ, बहुत सारे ख्वाब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है दीन दुनिया का कि दुनिया क्या कह देगी। बल्कि जबकि दुनिया को तो कहना ही है, दुनिया का काम है कहना, और कहने के बाद वो चुप हो जाती है, अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अगर आपने अपने सपने चकनाचूर कर ली, तभी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बोझ समझकर जी रहे हैं या अपने सपनों को जी रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और दुनिया तो ये चाहती है कि बस एक निश्चित समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद आपका घर संसार बस जाए, और फिर बस उसी ढर्रे पे चलते चले जाइए जो बरसों से हमारे यहाँ ढर्रा चल रहा है। अरे उसमें कुछ परिवर्तन अगर कोई लड़की खासतौर से या कोई बच्चा लाना चाहता है, कोई युवा, तो देखिए वो गलत तो नहीं कर रहा है। सही बात है। ये देखिए ना, उसके सपने हैं, अगर वो सही समय पर पढ़ के फिर शादी विवाह करना चाहता है या गृहस्थी बसाना चाहता है, तो लोग उसको चैन की सांस नहीं लेने देते। सही बात। घर वाले भी कई बार, हालांकि दीन दुनिया के डर से वो भी डर के मारे ही बच्चों को दबाव बनाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, है ना। इस दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में जो है जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है। बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि कब दुनिया की माने और कब दिल की माने। तो हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब दुनिया की माननी चाहिए और कब दिल की माननी चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं। हमें जो लगता है कि भाई जब सुरक्षा की बात आए, नैतिकता की बात आए, या अपनों के हित के लिए कुछ अगर करना पड़े, तो शायद आप बड़ों का अनुभव को आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो परिस्थिति आपके सामने आई है, वहां आप बड़ों की बात को ले सकते हैं। उनका कोई पुराना अनुभव है, उससे आप कुछ सीख ले करके बिल्कुल अपनी जो दिल की बात है उसको साथ में मिला करके काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए ना जी। ऐसा नहीं कि आपने जिद में आकर कुछ भी कर लिया। आप चाहे जो डिसीजन ले लें वो समाज के हित में नहीं भी हो सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाला जो जुमला लेकर जब हम अपने सपनों का गला घोट लेते हैं, और क्योंकि दुनिया हम एक सांचे में ढालना चाहती है, जैसा तुमने कहा। और क्या हमने कभी गौर किया कि हमारे भीतर एक प्यारी सी आवाज है, वो आवाज जो गूंजती है तब आप अपनी पसंद की कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने पसंद पे गुनगुनाना चाहते हैं, आप अपने पसंद से नृत्य करना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं, है ना, दुनिया में नाम करना चाहते हैं। लीक से हटकर आप चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊं, और वो है आपके दिल की आवाज। बिल्कुल। और एक कहानी है छोटी सी, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है। ये पढ़ के बताना चाहते हैं कि एक पंचतंत्र की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक गधे को लेकर एक बाप और बेटा जा रहे थे, देश घूमने के लिए निकले थे। कभी बेटा गधे पे बैठता तो लोग कहते बेटा बैठा है, अब बाप पैदल चल रहा है। जब बाप बैठ जाता तो लोग कहते कि कैसा बाप है, गधे पर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है, पैदल चला रहा है। तब उन्होंने दुनिया से तंग आकर के दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं, तो लोग कहते कैसे निर्दय हैं, दोनों बाप बेटे एक ही जानवर पे बैठ गए हैं। तो भैया ये दुनिया है, कुछ भी करोगे तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। तो इनका तो ये कहना है, हमारी सखी ये कह रही है कि छोड़ो बेकार की बातें, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी ही है। बिल्कुल, शमशाद बेगम की जो आवाज में गाना है ना, दुनिया का ले लो मजा, दुनिया तुम्हारी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इस तरह से दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिल की सुनना का मतलब हो जाता है बागी हो जाना, कि हम बागी हो गए हैं, हमने विद्रोह
ग्रो कर दिया है ना। और खासतौर से अगर लड़कियां अपने दिल की बात कर लें तो आज भी कहा जाता है देखो कितनी जिद्दी है, अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानती, उसको समाज में रहना ही नहीं आता है, समाज की चिंता ही नहीं है। ये बात कहीं ऐसा नहीं है कि छोटे शहर, सब जगह है, सब जगह है, ये हर जगह है कि देखिए माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए है ना, जाने क्या अपने तरीके से सोच रही है। तो ये जब बातें जब आती हैं तो एक लड़की के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की माने, विशेष बात सोचने लायक है, गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखना ये है कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपको लगता है कि आपका दिल सही है और बेशक दिल की माने, लेकिन कभी कभार दिल गलत हो जाता है, तो आप समाज को देखिए। दुनिया अगर कह रही है दुनिया की माननी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको कितना भी रोक ले, हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल। और वहीं एक और संदेश आया है, ये कहती हैं कि जो लोग दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर जीते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, आगे बढ़ नहीं पाते और उनकी हालत कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है, उनकी जिंदगी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। अगर बड़े बड़े समाज सुधारक दुनिया की मानते तो आज महिलाओं का और समाज का जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हम आज एक विकसित समाज में जी रहे हैं जहां पे हमें दुनिया के साथ अपने दिल की भी सुनना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम बोलते जरूर है कि दिल की सुने, लेकिन मुझे जहां तक लगता है हम सभी जमाने के हिसाब से ही चलते हैं। ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। और आप कहें तो एक गीत सुन ले। चलिए। मैं भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गया। और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे एक बात कहें, जब हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की बात आई थी तो घर के सारे लोगों ने, दुनिया वालों ने मना कर दिया था कि अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो अकेले, इतनी दूर भेजोगे तो कैसे क्या होगा। पर हमने अपने दिल की सुनी और आज हमें अपनी उस बेटी पर और खुद पर नाज है, जब वो पढ़कर इतने अच्छे पद पर काम भी कर रही है और अपने प्यारे से परिवार को भी संभाल रही है। अगर दुनिया की मानते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते। कितनी बड़ी बात कही है। इससे कितना बड़ा संदेश जाता है कि हम डर के मारे अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला घोट देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कल क्या होगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। कितने सारे बेतुके सवालों से हम घिरे रहते हैं। बहुत सारे। और कभी कभी कोई एक लीग से हटकर कोई लेना चाहता है, कोई डिसीजन लेना चाहता है। अब आज के जमाने में मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है बच्ची या बच्चा, तो वो कैमरा लेकर के और अपनी लाइट्स लेकर के सब जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में माता पिता को लगता है कि क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें किस तरह से कमाई होती है। हाँ, बेसिक पढ़ाई होना, ये सब चीजें, एक ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है आप एक मौका तो दीजिए। बिल्कुल। उसके दिल की सुनिए। अगर अपने दिल की नहीं समझ में आ रही तो आप अपने बच्चे का या उस पर विश्वास कीजिए। तुम्हें बताऊं दीपा, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी इसी तरह का काम करती है और आज फॉरेन में है। वो कैमरा लेके जाती हैं, घूमती हैं। दिल्ली में रहते थे वो, वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और माता पिता ने अपनी बच्ची को इस मामले में विश्वास दिलाया और छूट दी, और बच्ची आज बहुत बड़ी फोटोग्राफर के रूप में अपना काम भी कर रही है। हाँ। और ये बात जहां पर कि दो बच्चियां हैं तो वहां पे बड़ी बात ये आ जाती है। हम इस बारे में बात और आगे करेंगे। हाँ, अभी वक्त है गालों का, फिर से स्वागत है। तो बात हो रही थी कि जहां पर दो बच्चियां होती हैं घर में, तो माता पिता को कहा जाता है आप अपने बच्चों को पास में ही रखना, दूर नहीं करना, शादी ब्याह भी करो तो बस आसपास ही होना चाहिए। बच्चों को क्यों दूर भेजना है। अरे भाई वो मम्मी पापा का डिसीजन है, बच्चों का निर्णय है, हम क्यों बोले। लेकिन दुनिया आपको, जहां सिर्फ बच्चियां होती है ना, बहुत उनको टोका टाकी किया जाता है, बहुत दिक्कत आती है उनको, माता पिता को, क्योंकि समाज में दुनिया भर के लोग हैं जो आप पर नजर है, उनकी अपने घर पे नजर नहीं होती, दूसरों के घर पे, दूसरों की बेटियों पर निगाह होती है कि वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। तो इस तरह के डिसीजन माता पिता के अपने डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि दिल की माने या दुनिया की दिल की माने तो वो हमें क्या चाहिए, क्या खुशी देता है, कहाँ सुकून मिलेगा। वहीं दुनिया की माने तो हकीकत दिखाती है, जिम्मेदारियां, पैसा, रिश्ता, जोखिम। पैसा फैसला दिल से शुरू करो, लेकिन उसको दिमाग और हकीकत से चेक भी करो। सही बात है। और एक हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, भाई समय समय पर दोनों की मान लीजिए ना, क्योंकि रहना तो आपको दुनिया में ही है और दिल ना हो फिर रहेंगे कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दोनों की दिमाग से सुन लीजिए। बस इतनी सी बात है, जब दुनिया से दिल उब जाए तब दिल की दिमाग के साथ मान लीजिए। आखिर विवेक भी तो कोई बात है ना। तो देखिए बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिल
दिल से उब गए तो हम दुनिया की सुन लें और दुनिया से उब गए तो दिल की सुने। जो सही होगा जीवन डिसीजन लेना बहुत जरूरी। वही कहा ना, विवेक से काम लेना होता है जी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, असल में ये कोई सीधा सवाल नहीं है। ये जिंदगी के उन मोड़ों का सवाल है जहाँ दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। दिल अक्सर धीरे से कहता है यही सही है, बस महसूस करो, और दुनिया जोर से कहती है सोचो समझो फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ दिल की मानोगे तो कभी कभी ठोकर लग सकती है, और सिर्फ दुनिया की सुनोगे तो अंदर कहीं खालीपन रह सकता है। शायद सही रास्ता बीच का होता है, जहाँ दिल की बात सुनी जाए लेकिन दुनिया की समझ भी साथ में रखी जाए। सही कहा आपने। और अब देखिए दीपा, आज एक कहानी लेकर आए हैं हम, बताइए आप। जी बिल्कुल, आज कहानी है एक्ट्रेस, जिसका कि हम सुनेंगे भाग 3। तो चलिए पहले सुनते हैं ये कहानी। चलिए। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता। नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें ये भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे। यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द न निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का 3रा भाग। विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भेंट किया है। उनके 2-4 अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुद्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है। उफ, क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमकण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं,
नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूँ, पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा न हुई थी, कभी नहीं। कभी हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था? ऐसा अनुराग मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूँ? हाँ, अवश्य बना सकती हूँ। क्यों नहीं बना सकती? इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूँ? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव है। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास मैं कहां से लाऊंगी वो आत्मविश्वास जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, मैं कितना भी चाहूं पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। नहीं बना सकती। ये नौबत ही क्यों आने दी मैंने? क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर मैं किस मुंह से कह सकूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है। अब केवल उसका पदचिन्ह रह गया है। हाँ, केवल पदचिन्ह। रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा, प्रेम सत्य है। सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूँ क्यों न यहाँ से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी न हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा। न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों न हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं। दाई ने आकर कहा, बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए। हाँ, नहीं, जरा भी भूख नहीं है। सुनो, ऐसा करो तुम जाकर खा लो। देखिए मुझे भूल न जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा एक बात बता, अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? अरे बाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे। हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा, वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है।
तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर कांति कहाँ? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ भाग जाऊं? रेल से भागती हूँ तो भागने ना पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी न जाए। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा न हो कि कुंवर साहब मुझे वहां न पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा न हो कुंवर साहब मुझे वहां न पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। कुछ अनिष्ट हो सकता है। ऐसा करती हूँ, पत्र लिखती हूँ। वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी। हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रियतम, मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना। और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से वधू के लिए छोड़े जाती हूँ। हाँ, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूँ। और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा। ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया। मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपककर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा, माझी, उस पार नाव ले चलेगा क्या? इतनी रात गए, नाव न जाई। हाँ,
रात है इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी। अब बोल, चलेगा? मगर दुगनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार उस पार कहाँ गई हैं? उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना। मुदा इतनी रात गए कोनो सवारी शिकारी न मिली। कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो माझी। हाँ, उस पार पहुंचा दो। मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो दीपा, कहानियां तो हमारे जीवन को हमेशा से प्रेरित करती रही हैं, है ना? और वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। हाँ, और कभी जब हमें लगता है कि हम कहानीकार बन सकते हैं, वहाँ दिल की बहुत चलती है, पता है? कोई लेखक जब लिखता है समाज को देखता है, लेकिन उसका दिल क्या कहना चाहता है, दिल क्या कल्पना करता है, ये लेखक अच्छे से जानता है। सही कहा आपने। और देखिए, एक संदेश ले ले क्या दिल की मानी। हाँ, वही तो है ना। तो ये संदेश कह रहा है कि संसार के रचयिता ने हमें सभी को एक बहुमूल्य भेंट दी है, वो है शरीर। इसमें दिल भी है और दिमाग भी। हम सभी अपने अच्छे और बुरे का निर्णय क्यों नहीं ले सकते? मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जहां मैंने दुनिया की न सुनकर अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी और सफलता भी हासिल की है। जैसे कि कहते हैं कि मेरी सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी के साथ मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का निर्णय भी है और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कठिन समय में हमेशा साथ चलती हैं। इसलिए सुनो सबकी, दुनिया की भी सुनो, पर करो अपने दिल और दिमाग की। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की विकल्प थोड़ा पेचीदा है। कई बार हम दिल की सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया की सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता दुनिया की हूँ, लेकिन करता हूँ अपने दिल की आवाज सुनकर। क्या बात है। एक संदेश कहता है कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दिल की सुननी चाहिए या दुनिया की, यह तय करना कठिन हो जाता है। तब समझदारी इसी में है कि हम दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय ले। ऐसा फैसला जिसमें सब अपनी खुशी भी हो और किसी का अहित ना हो, वही सबसे उचित और सही निर्णय है। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की गाड़ी चलाने के लिए दिल का इंजन और दिमाग दुनिया का अनुभव का स्टीयरिंग होना जरूरी बहुत है। जहां बात जुनून, खुशी और सुकून की हो, वहां दिल की सुननी चाहिए। जहां बात व्यवहारिकता और जिम्मेदारी की हो, वहां दुनिया के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अंत में दुनिया तो केवल आपके परिणामों को देखती है, लेकिन आपका दिल उस पूरी यात्रा को जीता है। इसलिए ऐसी राह चुने जिसे कल मुड़कर देखने पर आपके चेहरे पर पछतावा नहीं हो, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो। बिल्कुल। यानी कि जब आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार दिल की, लेकिन अगर दुनिया में कौन शामिल है, आपके परिवार वाले या आपके शुभ चिंतक, तो उनकी भी सलाह जरूर लें और जीवन में आगे चलते रहें। बिल्कुल। अब तो हमें आगे बढ़ना है। इस गीत के जरिए हम बिहार की सैर पर चलते हैं। चलिए। देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं दीपा कि आज लिट्टी चोखा पर बात होगी तो बिहार का ऐसा साधारण सा पौष्टिक भोजन है जिसके लालच में मैं 2023 में एक हफ्ते पटना में रहने चला गया। मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ के एक होटल के कर्मचारी से पूछकर हम भी एक दिन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के सामने लिट्टी चोखा के स्टॉल पर पहुंच गए। क्या स्वाद था, पूछिए मत। और इसलिए दूसरे दिन भी वहां लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए। जहां होटल की थाली के 200 देना पड़ता था, मात्र 30 रुपए में पेट भर जाता था। सस्ता भी, पौष्टिक भी और सुपाच्य भी। अब और क्या चाहिए बताइए। क्या बात है भाई। अगर ऐसा
पौष्टिक और स्वाद से भरा हुआ कोई व्यंजन मिल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल। तो इसको बनाने का भी अब तरीका जान लेते हैं। इसको लेना है आपको 500 ग्राम गेहूं के आटे में 2-3 बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा नमक मिलाकर सख्त आटा गूंथ लीजिए। और सत्तू की स्टफिंग के लिए आप कीजिए कि 1 कप सत्तू में बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, अचार का मसाला, सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। और स्टफिंग को और इसको कैसे करना है, आटे की लोई में सत्तू का ये जो मिश्रण आपने बनाया ना, इसको भरना है और फिर बाटी की तरह बंद कर देना है। जैसे दाल बाटी की बाटी बनाते हैं, इस तरह से उसको बंद कर देना। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी, उसमें भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं। अच्छा। तो धीमी आंच पर ये 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक सिक जाएगा। अब चोखा कैसे बनाना है, बैंगन और टमाटर को भी भून लेना है। जो बारीक जाली होती है ना, हम बैंगन के भरते के लिए जो बैंगन के लिए जो जाली रखते हैं, उस जाली को रखिए, उस पे बैंगन रख दीजिए और टमाटर रख दीजिए। तो टमाटर भी जैसे ऊपर से सिकने लगेगा तो उसकी छिलके आप हटा निकाल लीजिए। इसी तरह से हम बैंगन के भरते के लिए किस तरह से बनाते हैं वैसा ही बनाना है। फिर इसमें हमें अब इसमें छौंक न लगा करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप भुना हुआ आलू भी इसमें मिला दीजिए, उबला हुआ। अब यहाँ इसमें डालिए कटा प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल इसमें अच्छे से मिलाना है। और ये सब चीजों को मिला करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए सब कुछ, और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब आप सर्व कीजिए कि लिट्टी को खूब अच्छे से गर्म घी में डुबो करके थाली में साइड में रखिए, चौका रखिए। चाहे तो आप हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बनती है। ये आपका अपना स्वाद है। हाँ, ये आपका अपना स्वाद है। आप चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुमने जिस खूबसूरती के साथ बनाना बताया है ना, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे टिफिन में लिट्टी चोखा जरूर होगा। बिल्कुल, चलिए, पक्की बात। तो इसी खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ ये। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और